नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव में। आज का सेशन बाकी लाइव सेशन से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब आज हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम बजट में हुई घोषणाओं के बाद आपके निवेश की स्ट्रैटेजी में किस तरह का बदलाव करना चाहिए और क्या कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आपके और हमारे फेवरेट हेमंत रुस्तगी सर। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे ले लेके आपका व्यू बजट के ऊपर या फिर सीधे मुद्दे पर ही आज एक एक शब्द आप भी बता दीजिए जरा, आपको कैसा लगा? मिक्स बैग कहूंगा। आई थिंक हम्म। ऑनेस्टली कुछ चीजें अच्छी हैं अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। हम्म। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिजिकल प्रूडेंस होना चाहिए, जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे होना चाहिए। जी। बट अगर प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखूं तो हम्म। डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। मतलब इतने सारी चीजें आप एक ही बजट में अगर करोगे तो किसी भी निवेशक के लिए हमेशा ये प्रॉब्लम होगी कि वो अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से रीअलाइन करें। मतलब क्या होता है कि देखिए, अभी रिसेंटली हमने देखा कि लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हम्म। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था सर, वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप ट्रेडिशनल ऑप्शन से जब आप इक्विटी में आते हो ना, वो बहुत हम्म। बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि सालों साल तक हमने इक्विटी को कैसा देखा। हमने देखा कि यार ये एक बहुत ही, कोई बोलता था गैम्बलिंग है, कोई बोलता था गैम्बलिंग, कुछ हाँ। और है। हम्म। करते करते वो परसेप्शन चेंज हुआ, यहाँ तक पहुंचे, लोगों ने एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट करना अभी शुरू ही नहीं किया था। और ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन ये भी था, अपार्ट फ्रॉम कि भाई हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक अट्रैक्शन ये भी था कि भाई चलिए यहाँ पे जो टैक्स है वो टैक्स एफिशिएंसी है रिटर्न में। और इतनी जल्दी इतने शुरुआत में अगर आप टैक्स को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो आपकी जो सोच थी पहले, हम्म। सडनली उसमें एक शिफ्ट है। क्योंकि इतने हम्म। सालों से तो हम भी बोल रहे थे, सरकार भी बोल रही थी कि भाई आप इक्विटी जैसी ऑप्शन में जाइए, स्मॉल सेविंग से हटिए, या हम्म। फिर ट्रेडिशनल ऑप्शन से निकल के आगे आइए। अब लोगों ने जब करना शुरू किया तो सडनली फिर आपने ये इसको पूरा ही गेम चेंज कर दिया मेरे हिसाब से। आई हाँ। थिंक इसकी जरूरत अभी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये सोच के चलें कि अगले 5 साल 10 साल 15 साल टैक्स कभी बढ़ेगा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम्म। बट आपके देश में यू नीड टू सी कि अभी मुश्किल से थोड़ा सा इक्विटी कल्ट बनना शुरू हुआ था, जी। लोगों ने इक्विटी को अडॉप्ट करना शुरू किया था। वहां पे अगर सडनली आप एक ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट करता है। मुझे लगता है वो कर भी रहा है। और तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं था। ये दो बातों से सबसे अधिक नाराजगी है और हताश है लोग। एक तो इक्विटी में, जैसा आपने कहा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाना और सभी एसेट क्लास से इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाना। हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक गोयनका जी ने लिखा था कि एलटीसीजी क्यों बढ़ाया गया है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अभी आपको है कि लॉन्ग टर्म में शायद बढ़ता, लेकिन अभी मौका नहीं था? कोई रैशनल आपको दिखता है अभी बढ़ाने का? नहीं, मुझे लगता है बात जो हो रही थी वो हो रही थी सिंप्लीफिकेशन। जी। अब सिंप्लीफिकेशन करते करते ये किस तरह का सिंप्लीफिकेशन है ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, कुछ साल पहले जब हम देखें, जब कैपिटल गेन री इंट्रोड्यूस हुआ था, हम्म। करेक्ट, तो उस समय पे उससे पहले क्या था कि जब री इंट्रोड्यूस हुआ वो, तो ये लगा के चलो 10% सैलरी टैक्स आ गया। तो ऑब्वियसली वो भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसको अपने धीरे धीरे अडॉप्ट किया। मार्केट ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कुछ समय पे वो आता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा ना पहले, बड़ी मुश्किल से हमारे देश में लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। हम्म। और हमें इसको एक चीज को समझना चाहिए कि जब वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनके जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस पे बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हाँ। वो शायद आज निवेशक भी ना समझ पाए और कोई भी ना समझ पाए, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे 10 15 साल 20 साल, उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन होगी उसका इम्पैक्ट रियली उनकी लाइफ पे, और हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पैसा बना रहे हैं, तो सडनली उसको आपको डिसरप्ट करना, उसको इस समय पे डिरेल करना, मुझे नहीं लगता रियली कोई उसमें लॉजिक है। क्योंकि आपने पूछा कि क्या लॉजिक हो सकता है, तो मैं तो नहीं बता सकता क्या लॉजिक है, बट हाँ, डेफिनेटली दिस इज नॉट ए गुड स्टेप। हम्म। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी एसेट क्लास को नहीं छोड़ा गया है। मतलब सिंप्लीफिकेशन के नाम पे बेसिकली इक्वालिटी को ज्यादा फोकस किया गया एक्चुअली। सभी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5%। अब इस इक्वालिटी वाले माहौल में
एक सवाल उठता है कि अब क्या निवेश की स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि एलटीसीजी टैक्स रेट विल कीप गोइंग अप इन फ्यूचर। आई गेस वी नीड टू बी लिटिल अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन और एलोकेशन इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बर्डन। दूसरे हैं मोहित बंसल, उन्होंने लिखा है कि ना मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ना ही टैक्स पे करूंगा। आई विल लेट माई इन्वेस्टमेंट रन फॉर रियल लॉन्ग टर्म। आई विल मॉनिटर इट एंड जब भी नीड बेस्ड चेंजेस होंगे तभी किए जाएंगे। एक और सब्सक्राइबर जिनका नाम हमें नहीं पता, उन्होंने लिखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5% टैक्स 12.5% कर दिया है। हमारी एसआईपी 20 साल की है, तब तक गवर्नमेंट 100% टैक्स कर देगी। ऐसा लग रहा है, क्या करें, इन्वेस्ट करें या खा पी के उड़ा दें? 100% तो नहीं करेगी, ये तो हम मान के चल सकते हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि फायदा क्या है, इतनी मुश्किल से आप पैसे बचा रहे हैं। तो पैसा बचाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों के लिए। उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सर्टेन गोल के लिए, और उसमें जब आपको ना टैक्स से 10% टैक्स और अब 12.5%, फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या लगता है सर, वाकई कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या निवेशकों को अब? मैं आई थिंक स्ट्रेटजी की बात करें स्वाति, उससे पहले ये तीनों जो सवाल आपने कहा, आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि जो तीनों निवेशकों ने, जो आपके जो व्यूअर्स है, उन्होंने कहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी उनकी भावना है, वो क्लियरली वो किस तरीके से इसको देखते हैं, जी। वो वहां पे बाहर आता है वो। हम्म। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी मुश्किल से लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वहां पे अगर डिसरप्शन होगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आना शुरू होता है कि क्या ये 12.5 पे रुकेगा। अगर आप मुझे पूछें तो 12.5 पे नहीं रुकेगा। जी। जैसे 10% अगर जब आया था, उसके बाद अब जैसे सरकार कह रही है कि भाई अगर आपको विकसित भारत चाहिए तो कैपिटल गेन को टैक्स करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से हमें वो पैसा जुटाना ही है। तो ये मान के चलिए कि 12.5 पे नहीं रुकेगा। अभी जैसा उन्होंने कहा है कि हम इनकम टैक्स लॉ को पूरा रिवैम्प करने वाले हैं, देखते हैं उसमें 6 महीने के बाद क्या आता है। बट ये हम मान के चलेंगे कि ये 12.5 पे नहीं रुकेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैं भी मानता हूँ कि ऑफकोर्स वो 100% पे तो नहीं 100% जाएगा, तो नहीं होगा, हाँ। क्योंकि फिर तो वो हमें अपनी इनकम पे भी डर होना चाहिए, जो हम सैलरी इनकम या जो बिजनेस इनकम है, कि वो भी 100% जा सकता है। वो वहां तक तो नहीं जाएगा, बट हाँ ये पक्की बात है कि यहाँ से बढ़ेगा और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होनी जी। चाहिए। एक जैसे कहा कि क्या हम अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाए। देखिए, इक्विटी एसेट क्लास खुद से एग्रेसिव है, हम जानते हैं। फिर भी हम इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि फॉर्चुनेटली एक तो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम करती हैं। वो क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना, राइट। और दूसरा यही एक एसेट क्लास है जो आपको लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहां जानने की जरूरत है कि इक्विटी की जो इंपॉर्टेंस है आपके पोर्टफोलियो के लिए, वो इस टैक्स बढ़ने से बिल्कुल नहीं बदल। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शंस क्या है? मान लीजिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, हाइब्रिड में इन्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप फिर से ट्रेडिशनल ऑप्शन में जाएंगे, वहां तो रिटर्न आपको मिलता ही नहीं है। और वहां पे तो जैसे अगर हम डेट फंड्स की बात करें, तो उसमें तो ना शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म है, जो भी आप कमाएंगे वो आपकी इनकम में ऐड होगा। तो कहीं से भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं, वाइल आई एग्री कि वो जो हुआ है वो फेयर नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी भी उसकी यूटिलिटी देखूं इक्विटी की अपने पोर्टफोलियो में, या जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या जो इक्विटी सेविंग फंड है, वो अभी भी उसकी वहां पे इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है। पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनाने का मतलब क्या है? कि आप सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें, आप सारा पैसा आप सेक्टर या थीमेटिक फंड में डाल दें, ये सोच के कि हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हमें रिटर्न जो है वो डाइवर्सिफाइड से ज्यादा मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा हमारी जो हायर टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के गोल्स क्या है? वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है। तो ये लंबा समय है, कहीं 10 साल, कहीं 15 साल, कहीं 20 साल, राइट। तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक टारगेट बनाते हैं, राइट, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके। फिर हम टारगेट बनाने के बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि कितना रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में मिलेगा, और फिर हम डिसाइड करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बजाय इसके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत एग्रेसिव बना दो, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, आपकी जो एजम्पशन है रिटर्न की, उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए। देखिए, हम काफी बार जब सवाल का जवाब देते हैं ना,
तो हम कहते हैं कि 12% का रिटर्न हम मान के चले। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर क्या बात कर रहे हो, 15 साल की जब मैं रिटर्न देखता हूँ तो 18, 20, 22% का रिटर्न मिल रहा है, 12% की बात कर रहे हो। तो आई थिंक उसका कारण एक ही होता है हमेशा। पहली बात, जरूरी नहीं है कि जो पहले हुआ वो आगे होगा, पहली बात। दूसरी बात, इक्विटी के रिटर्न कहाँ से मिलते हैं? आप अगर देखें आपकी जो इकोनॉमी की जो नॉमिनल ग्रोथ है, राइट, वो क्या है, इन्फ्लेशन है, और आपकी जो रियल ग्रोथ है, उन दोनों को आप ऐड करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इक्विटी मार्केट आपको वो देगा, वहां से वो 12% का नंबर आता है। अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूं, मान लीजिए 15-18% का रिटर्न है और मैं 12% लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को कुशन प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे डिसीजन से जो मेरे रिटर्न्स के ऊपर इंपैक्ट करेगा। मैंने वो कुशन रखा है, राइट। हो सकता है उतना पूरा कुशन की मुझे जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फायदा क्या होगा? पहली बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, गैप नहीं आएगा। तीसरा, मैं 12% समझ के जब रिटर्न मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये तैयारी कर रहा हूं कि मेरा कोई शॉर्टफॉल नहीं। तो बजाय इसके कि हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाए, हाँ इक्विटी शामिल करना बहुत ही जरूरी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। एजम्पशन थोड़ी सी रियलिस्टिक रखिए ताकि आपके पास एक कुशन हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, स्वाति, ये मान के चलेंगे कि टैक्स रेट यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, वो बढ़ेंगे एक बात डेफिनेटली। बताएं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे दिमाग में। हम लोग जब अभी कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर गोल के लिए एक रकम कैसे तय करेंगे, तो हम उसमें 6 या 7% का इन्फ्लेशन अभी का जो कॉस्ट है उसमें देख लीजिए, और उसके हिसाब से हमने कभी भी उसमें टैक्स वाले एंगल को ऐड नहीं किया था। 6-7% इन्फ्लेशन लेके चले और फिर चलो हम तब एक नंबर पे पहुंच गए। तो क्या ये जरूरी है? क्योंकि अब ऐसे भी आप ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा आगे, तो हम इस फैक्टर को भी ऐड करें तब एक नंबर पे पहुंचे, मतलब। स्वाति, वो हमेशा से था, वो हम्म। विजिबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं पास्ट रिटर्न एवरेज देखूं, या तो मेरा मान लीजिए 15 साल का रिटर्न अगर 18% आता है और हम एज्यूम करके चल रहे हैं 12%, वो क्यों कर रहे हैं? तो दो तीन चीजों के लिए कर रहे हैं। वही क्वेश्चन वहीं पर काम आए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही वो क्वेश्चन है। या और मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि शायद वो पूरे क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं पड़े, लेकिन दो चीजें होती हैं उसे। एक, अगर अगर नहीं, इनफैक्ट होने वाला है, किस एक्सटेंट तक होगा वो देखने की बात है, उसका क्वेश्चन हमें मिलता है। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट को अमाउंट को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। जी। तो आप अगर जब वो करते हैं तो आपका कॉर्पस अगर ज्यादा ही बने तो अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है स्वाति कि जो हम टारगेट लेते हैं ना, मान लीजिए हमने बोला कि भाई मेरी रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए मुझे। अब हम एक बार टारगेट बना के चलते हैं और उसको अगले 20 साल तक उसी को फॉलो करते हैं। या लेकिन सच्चाई क्या है? महंगाई दर चेंज हो सकती है, या आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपकी इनकम चेंज हो सकती है, तो हम कभी भी उसको रीअलाइन नहीं करते। तो जब हम रियलाइन नहीं करते हैं तो फिर जैसा मैंने कहा, ये जो क्वेश्चन है ये काफी चीजों को आपका कवर करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमने सोचा कि चलिए 15% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो गया तो हम बहुत खुश हो गए कि चलिए पैसा बचा, अभी तो थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को कंप्रोमाइज कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिए, रियलिस्टिक रिटर्न आप लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी एस्पेक्ट हमने बात की वो उसके अंदर वहां पे कवर हो जाए। सर, इक्विटी की बात हो गई, डेट की तरफ अप्रोच क्या होना चाहिए अब लोगों का? देखिए स्वाति, डेट में तो कुछ चेंज हुआ नहीं। ओके, हाँ, बस कुछ फंड्स जो पहले जो डेट टैक्सेशन में आते थे, जैसे इंटरनेशनल फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड है, राइट, गोल्ड फंड्स हैं, ये वहां से बाहर निकले हैं और उनकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। पर जो प्योर डेट फंड की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसमें तो कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, आपको जो भी कमाना है आपको उस पर आपको टैक्स देना है। अब उसको ऑब्वियसली पहले जो आपके पास एक क्वेश्चन था कि आपको टैक्सेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो पिछले बजट से पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। तो वो तो चला ही गया था पहले, अभी भी चला गया है। मेरा ये मानना है कि डेट इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में। देखिए, दो तरीके होते हैं एसेट एलोकेशन करने के, राइट। एक होता है थंब रूल, ठीक है, जो हमेशा सब लोग बात करते हैं कि भाई आपकी जितनी एज है उतना 100 में से आप निकाल दीजिए, ठीक है, और बाकी जो है आप इक्विटी में डाल दीजिए। बट वो आपके पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता है, राइट। दूसरी बात, वो इतना सिंपल नहीं है। गोल बेस के हिसाब से जब एसेट एलोकेशन करते हो आप, तो शॉर्ट टर्म गोल में आप कैपिटल प्रोटेक्शन करोगे, वहां पे डेट डालोगे। अब मान लीजिए 1 साल का पैसा है मेरे पास, 1 साल का पैसा मुझे लगाना है, तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं कितना टैक्स बचाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं बैंक में जाऊं, या फिर मैं लिक्विड फंड में जाऊं, या फिर मैं आर्बिट्राज फंड में जाऊं, डिपेंडिंग ऑन क्या मेरा टैक्स रेट है।
तो वो ऑप्शन है। मुझे लगता है डेट की जो यूटिलिटी है मेरे हिसाब से वो हम्म। बहुत ही जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, या। राइट, जहां पे हमें लिक्विडिटी चाहिए, जहां पे बहुत लंबा समय नहीं है, वहीं तक रह गई है। ओके। मेरा ये मानना है कि जो कुछ कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड जो है, हम्म। वो एक बेहतर ऑप्शन है अपने एसेट एलोकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे अगर आप इक्विटी सेविंग की बात करें जी। तो टैक्सेशन इक्विटी का है अभी भी, हम्म। राइट, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप ऐसे फंड को चुने जहां पे इक्विटी एक्सपोजर 20-25% पे कैप कर दिया गया है, तो बाकी पैसा जो है आर्बिट्राज और डेट के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं एक काफी सेफ ऑप्शन आपके लिए बन जाती है। या हम्म। फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में चले गए, तो क्या करते हैं आप, इसका एक और फायदा है, आपको खुद को रियलाइन नहीं करना है डेट और इक्विटी में बार बार। फंड मैनेजर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई टैक्स इंसिडेंस भी नहीं आ रहा, ना आपको टाइमिंग का सोचना है, ना आपको ये सोचना है कि मुझे कब करना है। मेरा ये मानना है समय आ गया है कि डेट होना जरूरी है। हम्म। किस फॉर्म में होगा वो बदल गया मेरे हिसाब से। प्योर डेट की यूटिलिटी बहुत कम है, हम्म। क्योंकि अगर आप मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्गर में जाते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी देखना है कि जी। आप इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। किसी भी आम निवेशक के लिए वो बहुत मुश्किल। तो मुझे लगता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड आर्बिट्राज ये सब सही है। हम्म। बाकी जो है थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर हम आते हैं और आपको डेट अगर चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये हाइब्रिड फंड जो है काफी अच्छी ऑप्शन। अगेन थिंकिंग अलाउड कि जब सबका सेम टैक्सेशन कर दिया लॉन्ग टर्म का, तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है अभी भी। ऑफ कोर्स आपके साथ आपके पास सारे एसेट क्लास होने चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि फिर गोल्ड मैं क्यों लूं, जब वोलेटिलिटी होगी देखने को मिलेगा कि हाँ गोल्ड अच्छा कर रहा है तो मेरा संभला हुआ है पोर्टफोलियो, लेकिन सब पे इक्वली टैक्स अगर देना है मुझे, तो मैं क्यों रायता फैलाऊं अपने पोर्टफोलियो में। मैं फिर सिर्फ एक या दो में ही रहूंगा, मैं चार नहीं लूंगा अपने पास। नहीं, आई थिंक जो बेसिक प्रिंसिपल है एसेट एलोकेशन का वो तो चेंज हाँ। नहीं होता, जैसे मैंने हम्म। पहले भी कहा टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। नाउ यू नीड टू सी, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं गोल्ड फंड की, अगर हम बात कर रहे हैं पहले, हम्म। राइट, अभी पहले क्या था, आपके पास एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऑप्शन रह गए जी। थे जी। टैक्सेशन के जी। बाद। जी। बट कहीं ना कहीं अगर आप 2 साल के बाद अगर यहाँ पे आप अगर गोल्ड गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट करते हो अब हम्म। नए टैक्सेशन के हिसाब से, 2 साल के बाद आप लेते हो तो आपको 12.5% टैक्स देना है। ऑफ कोर्स जी। इंडेक्सेशन तो सब जगह से निकल गया, तो जी। कहीं ना कहीं जैसे पहले भी था, हम्म। राइट, तो उसको मैं अगर कंपेयर करूं तो ये बात सही है कि सबको आपने एक जैसा बना दिया, बट आई थिंक वो काफी समय से मांग नहीं थी कि थोड़ा सा उसको रैशनलाइज करिए। और हम्म। इंडेक्सेशन ऑफ कोर्स एक बड़ा इशू है कि वो क्यों निकाला, क्योंकि चाहे वो रियल एस्टेट हो या कुछ ऐसी एसेट्स हो जहां पे इंडेक्सेशन का हम्म। फर्क पड़ता है, इवन इन द फाइनेंशियल एसेट्स में एक्चुअली फर्क पड़ता है उनका हाँ। डेफिनेटली, क्योंकि आप ये नकार तो नहीं सकते इस चीज को कि पैसे की वैल्यू मेरी रखे रखे कम हो रही है हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए। तो वो तो कोई लॉजिक है नहीं, बट अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन की अभी भी वैल्यू है। ओनली थिंग इज आपको थोड़ा स्मार्टली टैक्सेशन देख के, अपना टाइम होराइजन देख के उस तरीके से आपको एलोकेशन करने की जरूरत एक सवाल आया था सर, क्योंकि गोल्ड की बात कर रहे हैं तो सिद्धार्थ यादव जी का, उन्होंने लिखा कि क्योंकि एसजीबी रेगुलरली तो लॉन्च इशू किया नहीं जा रहा आरबीआई की तरफ से, तो मैं ये कर सकता हूँ क्या कि मैं पैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाल दूं और वहां पे एसआईपी करूं रेगुलरली, और जब भी एसजीबी का नया ट्रांच आएगा तो मैं यहाँ से निकाल के एसजीबी में निवेश कर दूंगा। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर है। देखिए अगेन डिपेंड करता है, आप ऐसे निवेशक हैं आपको लगता है कि नहीं मुझे आज से ही गोल्ड में एक्सपोजर लेना है, हम्म। राइट, हम्म। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे एचजीबी तो जब आएगा नया ट्रांच, हम्म। या फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में आप खरीदते हो, या। अगेन डिपेंड करता है किस प्राइस पे आपको मिलता है। हम्म। या फिर जैसा मैंने कहा कि आज से ही अगर आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में चाहिए ही, हम्म। तो आप ये समझ के चलिए कि अभी अगर 24 महीने के अंदर आप निकालेंगे तो वो हम्म। आपकी जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके हिसाब से उसको आपको टैक्स लगेगा, जी। उतना रिटर्न आपका निकलेगा अगर आप उससे कंफर्टेबल है, अगर आप क्लियर है कि गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट कहाँ पे जा रही है, हम्म। राइट। अभी अभी सडनली आप देखिए सरकार ने डिसाइड किया कि कस्टम ड्यूटी कम कर दी, उस पे कम कर दी, राइट। ठीक है, तो गोल्ड प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया आप देख सकते हैं, राइट। या। पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड 20% बढ़ गई है। तो हमने बात की ना कुछ इलॉजिकल चीजें हैं, या। ये एक और ऐसी चीज है। बहुत सालों से हम कह रहे हैं लोगों को कि भाई गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो कुछ नहीं करती है आपके लिए, राइट, उससे निकल के आप फाइनेंशियल एसेट्स में जाइए, सडनली फिर आप कस्टम ड्यूटी कम कर देते हो, सडनली आप उसको अट्रैक्टिव बना देते हो। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं ये, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि आप डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं। हम्म। आप अगर बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि मुझे आज से ही
गोल्ड चाहिए तो हाँ बात अलग है, बट अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड वेट फॉर एसजीबी टू बी लॉन्च कभी भी। वो आप कर सकते हैं। और एक भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वाकई में क्या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ फंड कैटेगरी की मैंने जैसे बात की, इंटरनेशनल फंड्स हैं, अब आप चेंज भी कर दीजिए, इतने सारे फंड हैं जो पैसा ले रहे हैं, सबकी तो लिमिट खत्म हो चुकी है, राइट? तो करेक्ट। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आपको। फिर गोल्ड, गोल्ड में अगेन आप अगर मान लीजिए मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां पे ऑलरेडी आपका 10% के करीब आपको मिल जाता है वहां पे, तो क्या वाकई में आपको गोल्ड में जाना है? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी चेंजेस हुए हैं अगर फेवरेबल भी है, और अगर उस एसेट क्लास की, उस ऑप्शन की आपके पोर्टफोलियो में जगह नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि वाकई में आपको इंक्लूड करना है कि नहीं करना। और एसजीबी पे तो कोई टैक्सेशन नया नहीं आया है, राइट? उसका नहीं, स्टेप। उसमें कोई बदलाव। चलो ये अच्छी बात है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या टैक्स हार्वेस्टिंग करनी चाहिए क्या, क्योंकि अब 1 लाख से लिमिट बढ़ा के 1,25,000 तक पे आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो क्या अब इसका सेंस बनता है? देखिए, पहले ये लिमिट 1 लाख थी, हम्म। अब वो बढ़ के 1,25,000 हो गई, तो हम कह हम्म। सकते हैं कि 25% से वो लिमिट बढ़ गई। उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कितना, वो डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, आपके सब्जेक्टिव से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जी। और टैक्स हार्वेस्टिंग हमेशा से ही एक एक लीगल चीज है, हम्म। उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे उसका है, जी। राइट? टैक्स हार्वेस्ट का मतलब क्या है? बेसिक दो तरीके से आप करेंगे कि या आप बोल रहे हैं कि भाई चलिए मेरा जो गेन है मैं 1.25 लाख तक बुक कर लेता कर। हूँ, हम्म। या फिर आगे निकल जाता हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या कुछ और है, अगर मुझे लगता है कि मैं उसको कहीं पे लॉस है उसको लेके फिर मैं अपना इम्पैक्ट कम कर लूँ। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम्म। अगर आप उसको स्मार्टली करें तो आपका टैक्सेशन बच सकता है। हम्म। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्टेड रहे डिस्कशन को कि 1 लाख से 1.25 लाख तक की जो बड़ी, और आपने उसको बुक किया, जी। ठीक है, तो उतने गेन के लिए आप जो रिडीम करेंगे अमाउंट वो कहीं ज्यादा हो। हम्म। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के रिटर्न होंगे, हो सकता है वो 10 लाख भी हो सकता है वो 8 लाख भी हो सकता है। अब वो जो पैसा आपने निकाला वापस, दो चीजें होंगी, जिस दिन से आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे वो फिर से आपको लॉन्ग टर्म डेफिनेशन में जाने के लिए आपको वेट करना है, या। राइट? दूसरा, मार्केट मार्केट कैसा रहेगा? अगर मान लीजिए उन दिनों में मार्केट गिर गया तो आप लकी हैं, आपको नीचे लेवल पे भी एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि पर्पस आपका निकलने का नहीं, आप तो खाली इंसिडेंस टैक्सेशन का वो कम करना चाहते हैं। अगर मार्केट ऊपर चला गया 2-3 दिन, ठीक है, अभी हम बजट की बात करते हैं या इवन इलेक्शन डे की बात करते हैं, जिस दिन रिजल्ट आया लगा था कि पता नहीं क्या होने वाला, कितना गिरेगा, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है, बजट के बाद भी हम देख लीजिए, राइट? उसी दिन हमने देखा किस तरह से बाजार वापस आया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मार्केट एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म। और अगर मान लीजिए मार्केट 2-3% ऊपर चला गया उन दिनों में जब आप इसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो फायदा क्या हुआ? आपकी जो री एंट्री है वो हायर लेवल पे होगी। तो इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप ठीक तरीके से करें, स्मार्टली करें, टैक्स इंसिडेंस कम हो सकता है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन क्या आप उसको उतना स्मार्टली कर सकते हो, क्या आपको वाकई में करने की जरूरत है, और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है वो कितना फर्क करेगा कितना ही आपकी, कर पाएंगे आप? या तो वो करेक्ट। आई थिंक कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है बिफोर यू मेक ए डिसीजन कि आपको ये करना है। सर आखिरी सवाल, बाजार अभी भी, हालांकि थोड़ी गिरावट देखने को मिली हमें बजट के बाद, बाजार को बड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन हम एट अपर रेंज पे ही ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नीचे बहुत ज्यादा आ गए हैं। और ऐसे में ना अभी भी लोग के सवाल ये लगातार आ रहे हैं कि मेरे पास लमसम पैसा है, मैं अभी निवेश करूं या ना करूं, या फिर, और स्पेशली लमसम पैसा है और साथ में हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप का ही नाम अभी भी आ रहा है निकल कर। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिसके पास लमसम पैसा है, क्या ये एकमुश्त निवेश करने का वक्त है? क्या बाजार वाकई अभी भी ओवर वैल्यूड है? यहाँ पर क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए स्वाति, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं, बट उनके आंसर्स जो है अलग अलग हैं। हम्म। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो क्या चेंज हुआ बजट से पहले और आज में, हम्म। राइट? सिर्फ टैक्सेशन बढ़ गया तो उससे वैल्यूएशन पे फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमेंट पे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। जी। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हम्म। आप चाहते हैं कि आप रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका पॉजिटिव हो, आप इन्फ्लेशन को बीट करें, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? हम्म। आपको इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शंस को ही देखना है, चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे ऐसे हाइब्रिड में करो जहां पे इक्विटी टैक्सेशन होती है। ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। करेक्ट। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था
कि अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स देखते हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश के हों, वो ये देखते हैं कि आपकी फिस्कल प्रूडेंस कितनी है। 5.10 के सामने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 4.9 फिस्कल डेफिसिट होगा और अगले साल उसको नीचे लेके आएंगे 4.5, और मे बी उससे भी थोड़ा नीचे आ सकता है। दूसरी बात, फोकस जो हम चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहे, रूरल पे रहे, एम्प्लॉयमेंट पे रहे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पे आएगा, हो रहा है। अगर वो रहा है तो फिर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है मार्केट के अच्छा करने के, वो नहीं बदले। दूसरी बात, हम ये ना भूलें कि एक बड़ा इवेंट आगे भी आने वाला है। एट सम स्टेज इंटरेस्ट रेट में कट्स होंगे, राइट? जब इंटरेस्ट रेट में कट होंगे, इकोनॉमी अच्छी कर रही होगी, तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा करेंगे, राइट? लार्ज कैप के अंदर इशू क्या है, वो आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी देता है क्योंकि वो काफी समय से एग्जिस्ट करता है, साइज बड़ा है, लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको मिड और स्मॉल में मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि पूरा पैसा वहां डालेंगे आप, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। अब मैं आता हूं, आपने जो सवाल पूछा कि हम क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ भी बदला नहीं है, जो पहले था बजट से पहले वो आज भी वही है। अगर आपका समय लंबा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हमेशा लमसम इन्वेस्ट करने से पहले दो चीजें देख लीजिए। क्या ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है? क्या आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है, उसके बाद कुछ नहीं है? तो फिर डेफिनेटली स्टैगर करने की जरूरत है आपको। क्या आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, मान लीजिए मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो और मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो सिर्फ 4% है मेरे पोर्टफोलियो, और साथ में मैं 15,000 की SIP कर चल रहा है, राइट? तो 1,80,000 में साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली। जो मेरे ये 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है लमसम, उसको एवरेज करेगा, तो मैं लमसम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका सीधा कोई आंसर नहीं है, वो डिपेंड करता है, ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या हो सकता है आप SIP से इन्वेस्ट ना कर सको। अगर आप मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको समय समय पे पैसा मिलता है, अगर आप साल में 2-3 बार भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी सिस्टमेटिक है, तो फिर आपको मार्केट टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम होराइजन कितना है। तो ये कुछ फैक्टर्स को देख लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ बदला नहीं है। अगर जो चीजें पहले वैलिड थी वो आज भी वैलिड है, देखिए वन ऑफ है कि नहीं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और कितना प्रोपोर्शन है, और क्या आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, ये चीजों को ध्यान में रख लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। और मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपका एलोकेशन बहुत ज्यादा वहां पे एग्रेसिव नहीं है। उसका मैं थंब रूल बता देता हूँ, बट हालांकि मैं थंब रूल में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का बायस होना जरूरी है, 50% भी हो सकता है मे बी, और बाकी जो 50 है उसमें आप 60-70% मिड कैप में रखिए, बाकी स्मॉल कैप में रखिए। उस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो इन्हीं 2 सेगमेंट में आपको मिलेगी जो उतनी लार्ज कैप में नहीं मिलेगी। तो स्टेबिलिटी एक तरफ है, ग्रोथ एक तरफ है, दोनों का मिक्स करके चलिए, आई थिंक पोर्टफोलियो बेसिकली बजट में ग्रोथ के हिसाब से चीजें, इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से चीजें अच्छी कही गई हैं, बस रिटेल निवेशक के हिसाब से बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ बदलेगा नहीं। और टैक्सेशन को जो आप देख के परेशान हो रहे हैं, वहां पर जैसा सर ने कहा है कि 12% के रिटर्न के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बना के चलेंगे और कुशन लेके चलेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, सब बातें बड़े प्यार से समझाने के लिए। जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे, आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। याद रखिए, हमें आप है हमारे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।